नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव के पहले ईडी के एक्शन से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और नेताओं के यहां नोटिस और छापेमारी से ईडी, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। वहीं दक्षिण 24 परगना में हुई घटना ने ममता सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को संदेश खाली में ईडी की एक टीम पर हमला किया गया। ईडी की यह टीम कथित राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी नेता एसके शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान करीब 200 लोगों की भीड़ ने ईडी अधिकारियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, अधिकारियों को बेरहमी से पीटा गया। इसी मामले को लेकर आज एक बार फिर ईडी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर शिकंजे की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ईडी आज कोर्ट का रुख करेगी और अधिकारियों पर हमले के आरोप में गिरफ्तारी की मांग करेगी। वहीं बीजेपी और विपक्ष ने इस हमले को ब्लैक डे करार दिया है और बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ईडी के बार बार नोटिस के बावजूद नेता पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, इस विषय पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ईडी की टीम पर हमले को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान के ऊपर अटैक है। बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। और जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है। For all of us, it's a challenge to democracy. Bengal is under attack. Democracy is under attack. This is something which cannot be tolerated at any cost. We will certainly stem the rot. The Constitution of India is there. The legal system of India is there. We will activate everything possible to see that mobocracy is not allowed to rule the roost in Bengal. सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये आज सच की बात नहीं होगी। तो आपको बता दें कि किस तरह से ईडी को लेकर अब पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। ये ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन एक साथ इससे पहले कि ईडी के अधिकारी वहां पे छापेमारी करते, करीब 100 से 200 लोगों की भीड़ वहां पे पहुंची और ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया। दक्षिण 24 परगना इलाके की यह घटना है और इस घटना ने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। केंद्रीय एजेंसियों की साख पर भी जिस तरह से पिछले कई दिनों से एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों ने हमले किए हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं और साथ में मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ सौरभ सिकदर हैं, कांग्रेस को नीरज मिश्रा रिप्रेजेंट करेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल अहमद खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आरजेडी की तरफ से चितरंजन गगन है हमारे साथ और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से गुलाबचंद दुबे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आम आदमी पार्टी से करना चाहूंगा, क्योंकि खान साहब हम देख रहे हैं देश में एक तरफ ईडी की टीम पे हमले हो रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल में हमने देखा ईडी के अधिकारी पूरी तरह से खून से लथपथ आए, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, भीड़ उन पे हमला कर रही है। और दूसरी तरफ ईडी के समन बार बार भेजे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। तो यह क्या देश में एक नया संवैधानिक संकट पैदा हो गया है या फिर कुछ और? क्यों अरविंद केजरीवाल समन का जवाब नहीं दे रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस देश के अंदर एक नया संवैधानिक संकट पैदा हुआ है और ये संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पैदा किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है तो अरविंद केजरीवाल जी ने इससे पहले जब सीबीआई का सम्मन आया था तो वो गए थे और वहां पर उन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया था। पर ये जो ईडी सम्मन भेज रही है ये पूरी तरीके से जो वकील कह रहे हैं हमारे वो गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार उनसे लिखकर पूछा कि आप बताइए किस हैसियत से बुलाना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से बुलाना चाहते हैं, अक्यूज्ड की हैसियत से बुलाना चाहते हैं या गवाह की हैसियत से बुलाना चाहते हैं। जवाब ईडी का तो नहीं आता है पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर इसका जवाब जरूर देते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो सम्मन बनाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बनाए जाते हैं। दूसरी बात, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घोटाला है जहां पर छापे तो पड़े 3 डिजिट में लेकिन बरामद हुआ सिंगल डिजिट और वो है 0। पिछले 2 साल से लगातार केंद्र सरकार की एजेंसी छापेमारी कर रही है। 500 से अधिक टीम तैनात है। हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल रखा है पिछले 1 साल से, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर रखा है, विजय नायर जी को गिरफ्तार कर रखा है और आज तक केंद्र सरकार यह नहीं बता पाई कि इस तथाकथित घोटाले में उनको आखिर मिला क्या। एक पैसे का सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि आपके पास कोई सबूत है तो लाकर रखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप ट्रायल में जाओगे तो आपका यह केस 2 मिनट भी नहीं रुकेगा। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के कामों से आम आदमी पार्टी के बढ़ते विस्तार से डरी और घबराई हुई है। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बल्कि आप चले जाइए पश्चिम बंगाल। खान साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग सही थे तो आपने शराब नीति वापस क्यों ली? अगर वाकई में उसमें कुछ भी गलत नहीं था, कोई भी घोटाला नहीं हुआ था, तो आपने तो वो वापस ली थी ना। शक तो आपने भी पैदा कर दिया ना। नहीं, देखिए, उसको वापस लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। पंजाब में वो शराब नीति, सेम शराब नीति चल रही है और अच्छे से चल रही है। यहां पर क्या हुआ कि अगर आप पूरी तरीके से नई शराब पॉलिसी को बंद कर दोगे, आप उसको चलने नहीं देंगे, शराब के जो लोग जो बिजनेसमैन थे उनको उठा कर जेल में डालेंगे, तो आखिर होगा क्या? फिर तो पुराने स्कीम पर चलेगी ना। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जिम्मेदारी होती है ना, कोई पॉलिसी इन्होंने चलाई है उसको सही तरीके से चलाना। ये तो आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है कि सही से चले। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं चलने दी, इसलिए हमने वापस ले ली। और दूसरी तरफ जो भी विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं और ये संविधान के द्वारा ही रचित की गई हैं ये सारी केंद्रीय एजेंसियां, ईडी हो, सीबीआई हो। अगर ये समन भेज रही हैं, आप इनका अपमान करेंगे, आप इनका आदेश नहीं मानेंगे, तो ये तो संविधान का भी उल्लंघन हुआ ना। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप जाइए, जवाब दीजिए। देखिए, उसी संविधान के तहत जिस संविधान की शपथ लेकर विधायक और मुख्यमंत्री बने हैं, उसी संविधान के तहत तो हमने ईडी से पूछा है कि आखिर बताइए आप किस हैसियत से हमको बुलाना चाह रहे हैं। तो ईडी को उसका जवाब संविधान के तहत देने दीजिए ना। और ये देखिए, ये परेशानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। आप चले जाइए झारखंड, चले जाइए, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया जा रहा है। आप बिहार चले जाइए, वहां के उप मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, अभिषेक बनर्जी को बुलाया जा रहा है। दिल्ली चले आइए, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है। आज विपक्ष की जितनी तो कुछ गलत नहीं किया तो आप जाइए, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप जाइए, जवाब दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। देश की अदालतें हैं, वो तय करेंगे ना कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, निश्चित तौर पर हमको कोई जाने में दिक्कत नहीं है, पर ईडी बताए तो कि किस हैसियत से बुला रहे हैं। इससे पहले गए मनीष सिसोदिया जी भी गए, उनके साथ क्या किया? पिछले 1 साल में जैसे जेल में डाल रखा है। देखिए, ईडी की कोई मंशा इसकी जांच करने की नहीं है। अगर जांच करने की मंशा होती तो 2 साल से इस केस को ईडी खंगाल रही, चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर लिया। ठीक है, तो हम कई सारे लोगों से पूछताछ कर ली, चार्जशीट पर चार्जशीट दाखिल कर रहे हो। आज तक 2 साल हो गए, आपने ट्रायल नहीं शुरू कर पाया। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस सम्मन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार गिरफ्तार करना चाहती है, जो साफ जाहिर है। और उसकी गिरफ्तारी का सिर्फ एक रीजन है,
कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरे हुए हैं। और ये हम नहीं कहते, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, एक राज्य के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मोदी को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। और वही हम लोग कह रहे हैं और आज पूरा देश इस बात को जानता है। रवि भाई, ठीक है, मैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ सिकदर बने हुए हैं और साथ में मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से ही उनका जवाब ले लेता हूं। सौरभ, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ हमें ऐसा लगता है कि जैसे देश में ईडी की टीम का अपमान हो रहा है, उन पे हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये नजर डालें तो ईडी की टीम ने पिछले लगभग 3 से 4 सालों में जो कार्रवाई की है वो सिर्फ या तो विपक्षी पार्टियों पे की है या विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे की है। और मेरे पास आंकड़े भी हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि हम अगर रिकॉर्ड देखें तो जिन 147 नेताओं से पूछताछ की गई उनमें 85% नेता विपक्ष के हैं। सीबीआई के रडार पर, यह ईडी का आंकड़ा था, सीबीआई के रडार पर जिन 200 नेताओं से पूछताछ की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें 80% नेता विपक्ष के थे। तो ये क्या माने, ईडी की टीम को इंडिया के मैप में सिर्फ वही राज्य नजर आते हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वही नेता नजर आते हैं जो आपके एंटी हैं, और जो आपके पक्ष में आ जाते हैं उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई बंद कर देती है? नमस्कार सबको। देखिए, मैं ईडी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं अपना पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आपका सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ईडी खाली जो विरोधी है उनको बुला रहा है, या आपको लगता है जो दोषी है उसको नहीं बुला रहा है, तो आप तो हर बात में ये ईडी जब बुलाते हैं तो वो हाजिरी को बाईपास करने के लिए बार बार कोर्ट में जाते हैं, टाइम मांगते हैं, ना जाने का बहाना बनाते हैं। तो इसको लेके क्यों नहीं जाते, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात क्यों नहीं उठाते कि ईडी क्यों खाली हम ही लोगों को बुलाते और किसी को नहीं बुलाते? आपका जवाब वहां से मिल जाएगा। भाई, भारत एक गणतांत्रिक देश है और कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है, तो उसका जो हायर अथॉरिटी है या कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट है, वहां पे जाकर बोलिए ईडी अपना काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, हम साहब जो बोल रहे थे आपके प्रवक्ता जी कि अरविंद केजरीवाल जी से भाजपा डरे हुए है, या अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुलाना जा रहा है, इसका पुष्टि नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को जब पिछले बार बुलाया गया था तो उन्होंने बोला था कि मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेटों में जो चुनाव हो रहा था मैं उसमें बिजी हूं, नहीं आ सकता हूं। भाई साहब, वहां पे आपका कितने जमानत बचा है, ये खाली ये आंकड़ा एक बार बता दीजिए कि उनके प्रचार में जाने और नहीं जाने में क्या फर्क पड़ा है। तो बात देखिए, बात को घुमा फिरा के कहने से बात का जो गंभीरता है वो कम नहीं हो जाएगा। जो आरोपी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगा। अगर आप अपने आप को निर्दोष मानते तो जाइए ना। हमारा बंगाल में देखते हैं, अभिषेक बनर्जी हर बार कोर्ट में चले जाते हैं, मेरे को नहीं हाजिरी देना है, मेरे को नहीं इंक्वायरी अटेंड करना है, मेरे बीबी को नहीं करना है, मेरे इसको नहीं करना है, और इधर बाहर जनसभा में बोलता है कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को फांसी में लटका दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी सच का पराकाष्ठा लेके आम आदमी पार्टी एक करप्शन फ्री पार्टी बोल के आया है, आज उसका आधा नेता जेल में है इसी करप्शन के वजह से, और वो खुद बार बार इंक्वायरी से बच रहे हैं। तो भैया, आप सीधा सामना कीजिए जाके, और जाके बताइए, वहीं जाके पूछिए ना कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन ये भी तो पूछा जाएगा ना कि जब नेता पार्टी घुमा देते हैं, आप कह रहे हैं कि घुमा फिरा के सब कुछ चल रहा है। हेमंत विश्वा शर्मा, मैं आपको बता दूं, शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम सामने आया था। 2014 में उनका एक बीवी का जो उनका जो ठिकाने थे, न्यूज चैनल, वहां दफ्तर था, वहां पे सीबीआई की छापेमारी हुई 2014 में, और सीबीआई ने घंटों तक वहां पे पूछताछ की, कार्रवाई की। लेकिन 2015 में हेमंत विश्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद सीबीआई कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यही एग्जांपल अजीत पवार का है। अजीत पवार को लेकर फडणवीस क्या भाषण देते थे, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। आज अब अजीत पवार उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं,
तो वो कौन सी चक्की पीसिंग कहां चला गया, कहां ईडी की कार्रवाई, कहां सीबीआई की कार्रवाई। यानी जो नेता आपके पाले में आ जाते हैं तब सब कुछ घूम जाता है, तब सब ठीक हो जाता है, ईडी की टीम उनका पता भूल जाती है। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई ना। देखिए, जहां तक हेमंत बिश्व शर्मा जी का बात है, हेमंत बिश्व शर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला है, जिस मामले का आपने जिक्र किया है। तो अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी को किसी मामला से बरी कर देगा तो उसके ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं ना। और बाकी आपने एक चीज बताइए कि जो आरोपी था, मैं मान भी लिया कि हमारे दल में आ गए, दूसरे दल से पहले उसके ऊपर केस चल रहा था, किसके ऊपर एक केस दिखा दीजिए जो ड्रॉप हो गया है। आप एक केस दिखा दीजिए कि ड्रॉप हो गया, उसको वहां से निकाल दिया गया है। देखिए, अगर जो आप भी ये चलेगा, ये सवाल बीजेपी से या ईडी से, तुम्हें ईडी से भी पूछा जा सकता है। अभी तक विपक्ष के खिलाफ जितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कन्विक्शन रेट क्या है, साबित कहां हुआ है कि यह घोटाला हुआ है? अभी तक हमें छापेमारी दिख रही है, अभी तक हमें सब कुछ दिख रहा है। कन्विक्शन रेट भी अभी तक जितने मामले हुए हैं उसमें शायद 1% से भी कम है। आप ये एजेंसी अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप कंप्लेन कीजिए ना, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रेसिडेंट के पास जाइए, जहां जा सकते हैं जाइए। क्योंकि एजेंसी कैसे काम करेगा वो, और बीजेपी में जाइए तो एजेंसी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी में शामिल हो जाइए तो फिर एजेंसी कुछ नहीं करेगी। ये माने फिर हम क्या? आप मेरे को बताइए ना, बीजेपी में मैं बता रहा हूं, हेमंत बिश्व शर्मा, नीतीश राणे, सुनील तटकरे, कितने नाम है, छगन भुजबल, कितने ऐसे नाम है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं एजेंसी चुप, एजेंसी कहती है फाइलें गुम हो गई, एजेंसी कहती है कार्रवाई करेंगे। नहीं, कोई अगर दोषी निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एजेंसी कैसे काम कर रहे हैं उसके जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेते। ये विरोधी लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के बात में चलते हैं। ठीक है, आप लोग बार बार जब कोर्ट जाते हैं, आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते कि इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? ठीक है, राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए काफी देर से। राजीव, आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं दो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक, बीजेपी की तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ईडी की टीम जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या एक संवैधानिक संकट तब खड़ा नहीं हो जाता जब देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके अधिकारियों पर हमले होते हैं, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, और दूसरी तरफ बार बार समन दिए जा रहे हैं और लोग मना कर रहे हैं कि हम तो शामिल नहीं होंगे, यह बदले की कार्रवाई है। क्या इस वक्त एक संवैधानिक संकट हमें खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है राजीव? देखिए रवि, जैन धर्म में एक सिद्धांत है स्यादवाद, यानी वो हर चीज को ये कहता है कि ये सही भी है, ये नहीं भी है। और उसमें उदाहरण के तौर पे ये कहा जाता है कि अंधे को अगर हाथी का पैर पकड़ा दिया जाए तो उससे पूछा जाए हाथी कैसा है, तो वो कहेगा खंबे की तरह है। अगर उसका कान पकड़ा दिया जाए तो वो कहेगा पंखे की तरह है। संपूर्णता आदमी को नहीं, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक वो पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं पा सकता है। तो इसी तरह से ये जो बातें चलती हैं, ये दोनों जिस दृष्टि से आप देखें दोनों सही है। अगर देखें आप तो 5000 से कुछ ज़्यादा मामले पीएमएलए केस में है, मतलब राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी के हैं, जिसमें 25 मामलों में 24 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। तो उस आधार पे ईडी कहती है कि हम 96% मामलों में कन्विक्शन। लेकिन हुआ क्या कि मुश्किल से 5000 में 25 कितना प्रतिशत आएगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो आप कह रहे थे वो आंकड़े कहीं ज्यादा हैं। 94% विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है। उसमें से जो घट करके अब 85 आता है, तो उसमें से 10% जो विपक्ष के नेता तब थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हो गए, तो वो मामला उसमें थोड़ा
कम दिखाई देता है आपको। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-9 वर्षों में ईडी ने जो सर्वाधिक कार्रवाइयां की हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के विरोधी दलों के खिलाफ की हैं। एकदम आईने की तरह साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें यह भी कहीं कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा था, उन लोगों ने पाला बदलने में देरी अगर नहीं की तो वो बहुत सुरक्षित और सम्मानजनक पोजीशन पर हैं। आज पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं का नाम मैं आपको लेने को या ये कार्यक्रम देख रहे लोगों को लेने को बोल दूं तो बहुत मुश्किल है कि वो नाम लिया न जा सकेगा। और जो पहला नाम लिया जाएगा वो शुवेंदु अधिकारी का होगा। शुवेंदु अधिकारी कौन है, कहाँ के हैं? वो टीएमसी के हैं। टीएमसी में उनकी नंबर 2, 3, 4 की हैसियत थी और ममता बनर्जी के बहुत खास थे। उनका पूरा का पूरा परिवार टीएमसी में था। बाप, पिता सांसद, भाई सांसद, वो खुद विधायक, न जाने कितने विभागों के मंत्री और पोर्ट के और कितने कार्यभार ममता बनर्जी ने उनको दिया था। और उसी के चक्कर में जब सीबीआई और ईडी का शिकंजा टीएमसी के नंबर 2 और नंबर 3 यानी मुकुल राय और शुवेंदु अधिकारी पर कसना शुरू हुआ और ये सब 2014 के बाद हुआ। इसके बाद दोनों ने पाला बदल लिया और तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुकुल राय हालांकि इसी विधानसभा चुनाव जो 2021 में हुआ है वो वापस चले गए। शुवेंदु अधिकारी अभी वहां पर बने हुए हैं, विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट रैंक उनको मिला हुआ है और वो टीएमसी से आए। लगातार ममता बनर्जी के सरकार पर हमलावर रहते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है ईडी ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल की तो उनका नाम भी निकाल दिया। तो कई बार ये सवाल उठना लाजमी है और विपक्ष का ये सरकार पर अगर ये हमला है तो इसका ये जैसे मैंने कहा स्यादवाद की तरह ये भी सही है। लेकिन यह भी सही है कि विपक्ष की पार्टियां अगर किसी उन पे आरोप लगे हैं, बताइए एक मुख्यमंत्री ने अपनी खदान, आप मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी खदान का रिन्यूअल हो गया तो इस पर जांच नहीं होनी चाहिए। लैंड नौकरी के बदले जमीन का जो मामला रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप है और वो सीधे सीधे आरोप है, क्या उस पर पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कथित शराब घोटाले की बात उनकी सरकार पर उठती है और सवाल उठाए जाते हैं, क्या उसकी जांच या पूछताछ नहीं होनी चाहिए? तो इसका अगर इस लिहाज से हो तो फिर सीबीआई और ईडी को बंद ही कर देना चाहिए और जितनी जांच एजेंसी उस पर ताला लगा देना चाहिए कि विरोध। लेकिन क्या कोई सरकार, कोई पार्टी अपने नेताओं की जांच कराती है? कोई अपने उसकी वो कराती है? नहीं कराती, ये अलग बात है। लेकिन ये हुआ इस पिछले 10 सालों में है कि अपने नेताओं के खिलाफ जांच न कराए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे नेताओं के खिलाफ जांच, छापे, जो कुछ भी पड़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने पाला बदला वैसे ही वो माननीय मंत्री हो गए, माननीय मुख्यमंत्री हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कोई दूसरा नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने जाकर के आसाम में कहा था उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और लेकिन जब वो आ गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये मैं बार बार कहता हूं, येदियुरप्पा को बना दिया। अभी एक असीम दास के बयान पर भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप में लिए हैं, इस बात का मामला हुआ। मुझे जहां तक जानकारी है चार्जशीट में भी भूपेश बघेल का नाम आया। असीम दास ने बयान बदल दिया था, लेकिन ईडी ने शायद अपनी चार्जशीट में यह कहा है कि उसने किसी प्रभाव में आकर के ऐसा कहा था। ठीक है, असीम दास ने अगर कहा है और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके पास बरामद हुए हैं, अगर कहीं से ये पुख्ता सबूत मिलते हैं कि भूपेश बघेल ने 500 करोड़ रुपए महादेव ऐप में लिए, तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। लेकिन एक आदमी विदेश से वीडियो कॉल के जरिए देश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे से बात करता है और वो अपना मोबाइल नंबर देता है, वो अपना वीडियो जारी करता है कि इतने पैसे रुपए की बात हुई, गांजे की खेती की बात हुई, लेकिन उस पर कहीं कोई नोटिस नहीं लिया जाता। 8 करोड़ रुपए कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए से लिया जाता है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो सवाल तभी उठते हैं सरकार के ऊपर, सरकार की मंशा के ऊपर, और विपक्ष को तभी यह मौका मिलता है जब ये सवाल उठाता है कि जांच अधिकारियां, जांच और जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए। अगर ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से ये भी कार्रवाइयां होती तो शायद ये सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। तमाम ऐसे केस में बहुत लंबी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी या उनके अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनको मालूम नहीं होगा।
सुबह सुबह जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की शपथ ली थी, 3 दिनों के भीतर सिंचाई घोटाले में कितने मामलों में उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया था, ये भी सबको पता है। और अभी कुछ पता नहीं है कि ये जो महाराष्ट्र के मंत्री जिनके ऊपर ईडी की जांच और संबंध सब है, वो मामले कहाँ जा रहे हैं और वो कब चार्जशीट दाखिल होगी। अभी जो चार्जशीट दाखिल हुई थी पीछे अजीत पवार का, जिस बैंक घोटाले में अजीत पवार उनकी पत्नी का नाम आया था, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी सील हुई थी, उसी केस में जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की तो दोनों का नाम नहीं था। ठीक है, तो ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और नीरज मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, क्योंकि हमने देख लिया अभी बीजेपी का स्टैंड, लेकिन इसमें हमें कभी कभी कांग्रेस भी कंफ्यूज नजर आ रही है। कांग्रेस कंफ्यूज नजर इसलिए आ रही है कि जब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की टीम कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रहा है, ये बदले की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे ही दूसरे, मान लिया आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं ये ठीक हो रहा है। तो ये दो तरफा बयान क्यों? क्योंकि कल हमने देखा पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस ने बहुत आलोचना की है। तो ईडी की टीम जो कर रही है ठीक कर रही है पश्चिम बंगाल में। रवि भाई देखिए, पिछले 10 साल में देश की डेमोक्रेसी बदल गई मोदी क्रेजी के अंदर। और मोदी क्रेजी का जो मेन सिद्धांत है वो मोबोक्रेसी है कि आज भीड़ जो है वो अपना फैसला खुद कर देती है। आप सोचिए, एक केंद्रीय एजेंसी किसी के यहां अगर जांच करने गई और उन पर हमला हो गया तो आज 2 पोलर ऑपोजिट्स क्यों हैं? एक पक्ष ये कहता है कि जो ईडी करने गई वो सही, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि जो ईडी करने गई वो बिल्कुल गलत। और राजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि वो जो 5400 से ज्यादा मामले हैं, जिसमें सिर्फ 23 मामलों के अंदर किसी को सजा हुई, तो आप देखिए जिस एजेंसी का अपना जो आंकड़ा है वो आधे दशमलव से भी कम है, मतलब 0.5%, तो उसकी जो साख पर आज सवाल है, इसी वजह से इस तरीके की सिचुएशन आती है। आप कांग्रेस के लिए पूछते हैं, हाँ। कांग्रेस तो इस देश की आजादी के दौर से लेकर आज तक अपने आप को एक ऐसी पार्टी के रूप में रखती है जो सही को सही और गलत को गलत कहती है। ये अभी बीजेपी वाले प्रवक्ता कह रहे थे कि किसी बीजेपी वाले का नाम लीजिए। 24 परगना से 200 किलोमीटर लेफ्ट आइए, वहां शुभेंदु अधिकारी आपको मिलेंगे। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अब ईडी ने क्या किया ये जरा पूछ लीजिए। और चले जाइए 500 किलोमीटर आगे, जो हेमंत बिश्व शर्मा के लिए ये बोल रहे थे। हेमंत बिश्व शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी एक पोल डे के मामले में, जिस दिन चुनाव था उसके मामले में। आज उनके ऊपर जो जांच है वो आज भी जारी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो तारीख कब आएगी कि उनको बुलाया जाएगा। इस तरीके के मैं जब नाम लेने लगूंगा रवि भाई, हाँ। तो फिर कोई औचित्य रहेगा नहीं कि, क्योंकि पिछले 9 साल से हम वहां महाराष्ट्र वाले नेताओं से लेकर वो छगन भुजबल जी, जिनका नाम अभी नया ड्रॉप किया है क्योंकि वो 6 महीने पहले इनकी पार्टी में आ गए। तो मैं तो बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो सही को सही और गलत को गलत कहती है। मुझे ये बताइए, गलत को गलत, सही यही बताइए। आम आदमी पार्टी और टीएमसी नेताओं के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो सही है? देखिए रवि भाई, इस सवाल के साथ ही वो सवाल का जवाब भी सवाल के पक्ष में ही आएगा। तो क्या ये जो इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के साथ किया, जो इन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ किया, जो छगन भुजबल के साथ किया, जो अजीत पवार के साथ किया, जो महाराष्ट्र में और जो इनके मंत्री हैं उनके साथ किया, क्या वो इन्होंने सही किया? आप देखिए, आपने केंद्रीय एजेंसी की साख को इतना गिरा दिया है, अगर वो भूले भटके कुछ सही भी करने जा रही हो तो आज उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने अगर घोटाला किया हो, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है, हाँ। तो उसकी जांच तो बनती है। अगर टीएमसी की सरकार में घोटाला हुआ, हाँ। आज अगर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला हुआ तो उसमें जांच तो बनती है। लेकिन इनके भाजपा के नेताओं ने जो आम आदमी किया, पार्टी के खिलाफ जांच बनती है, टीएमसी नेताओं के खिलाफ जांच बनती है। यही ईडी की टीम, सीबीआई की टीम जब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करती है, भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई करती है, तब क्या जांच नहीं बनती? तब आप कह रहे हैं बदले की कार्रवाई हो जाती है। रवि भाई, मुझे एक एग्जांपल आप दीजिएगा कि कब राहुल गांधी ने या भूपेश बघेल ने जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको छोड़ने की कोशिश की हो, और जिस तरीके से उन्होंने हमसे सवाल पूछे उनके हमने सब सवालों के जवाब दिए। रवि भाई, समस्या पता है क्या हो गई है? आज अगर ईडी, सीबीआई या किसी एजेंसी का नोटिस
आपको या मुझे चला जाए तो आप ही के चैनल पर चलने लगेगा, अरे वो तो चोर है। अरे एक प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया तो हो जाए, उसके बाद किसी को चोर डिक्लेयर करिए। इसमें एक बहुत बड़ी गलती हमारे न्यूज रूम के एडिटर्स की भी है। आज किसी के यहां चिट्ठी चली जाती है कि इस मामले में आप आइए। आदिल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई अरविंद केजरीवाल ने यही तो पूछा कि आप गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आप अभियुक्त के तौर पर बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, इस बात का तो सब जवाब दे दीजिए। जब तक यही नहीं पता कि आप दो तरफा अभी आप दो तरफा बात कर रहे हैं। आप कभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सही सवाल पूछ रहे हैं ईडी से, और कभी आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। तो यही तो हम कह रहे हैं ना, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। रवि भाई कोई कंफ्यूजन अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में गुंडों की सरकार है, कानून व्यवस्था ठप है पूरी तरह से। और दूसरा सवाल आप ईडी सीबीआई को लेकर कर रहे हैं, ये वही सीबीआई है ना जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और कोर्ट को कहना पड़ा था कि पिंजरे का तोता है सीबीआई। तो ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, किस देश में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ पावर है? यानी इस देश में विधि का शासन चल रहा है, कानून का शासन चल रहा है, या फिर पावर का शासन चल रहा है? जिसके हाथ में पावर होगी वो अपने हिसाब से देश की केंद्रीय एजेंसियों को यूज करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो जिन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल किया, या फिर आज बीजेपी है जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है। रवि भाई, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के लिए क्या कहा था, लेकिन आज मैं नहीं कह रहा हूं, किसी भी चौराहे पर चले जाइए और वहां सीबीआई और ईडी के बारे में पूछिएगा तो लोग पॉपुलरली आज ये कहते हैं कि वो तो जो तोता था आज वो एक पागल कुत्ते में तब्दील हो गया है, जिसके अंदर सरकार का पट्टा डला हुआ है। जिसकी तरफ छोड़ना होता है उसका मालिक कह देता है जाओ उधर चले जाओ, और जिसकी तरफ रोकना होता है उसका पट्टा वो खींच लेता है। तो ये तो आज आम चर्चा हो गई है। ऐसी एजेंसियां जिनको बनाया गया इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर उनकी साख इतनी गिर गई है तो रवि भाई आज सोचना पड़ेगा कि आप और हम गलती कहां कर रहे हैं। ठीक है, गलती किससे हो रही है? ये जनता कर रही है या वाकई में जिनके हाथों में सत्ता है, सरकार है, वो कर रही है? गुलाबचंद दुबे, आता हूं सौरभ जी आपके पास, दोबारा आता हूं। गुलाबचंद दुबे हमारे साथ बने हुए शिंदे गुट से। गुलाब जी, ये क्या चल रहा है? ये इस देश में ईडी के नाम पे वाकई में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे चुनावों में फायदा मिले? जी रवि भाई, अभी नीरज भाई लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र मंदिर की बात कर रहे थे। एक मिनट सौरभ जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ जी, लौटता हूं आपके पास, क्योंकि हम अपने शो में ये कोशिश करते हैं एक एक करके सभी लोग अपना पक्ष रखें, तो दोबारा लौटूंगा आपके पास सौरभ जी। गुलाब जी बोलिए। जी रवि जी, ये मैं कहना चाह रहा था, जिसके लिए अभी हमारे भाई नीरज मिश्रा जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र मंदिर की बात कर रहे थे, पक्ष विपक्ष की बात कर रहे थे, प्रतिशोध की बात कर रहे थे इस कार्रवाई को लेकर के। मैं इस संवैधानिक विधि के अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय एजेंसियों के सम्मानीय अधिकारियों के प्रति उस बंगाल में जो तथाकथित घटनाएं घटी, क्या उसका समर्थन करते हैं, या विगत कई दिनों में, कई महीनों में कितनी नोटिस अरविंद केजरीवाल के पास जाने के बाद वो उसका जवाब इस तरह से, जिस तरह से नीरज मिश्रा जी उनका समर्थन करके इस तरह, ये हमारी संवैधानिक विधा है, ये मेरी लोकतांत्रिक सम्मान है। ऐसी स्थिति में अब इतने तक बात आ चुके हैं रवि जी कि नीरज मिश्रा को और हमारे आदिल भाई को कहना पड़ रहा है चीज के लिए, इस असंसदीय भाषा यूज कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली तक की बात कर रहे हैं, पट्टे तक की बात कर रहे हैं। अरे 2014 के पहले तो आप थे ना, क्या ये केंद्रीय एजेंसी आपके पास थी? क्या आप उसका जब आप उपयोग कर रहे थे उस तक वो क्या सदुपयोग था, वो क्या दुरुपयोग था कि सदुपयोग था? आज स्थिति परिस्थिति बनी है और ये आंकड़ों की बात करते हैं। अरे महाराष्ट्र में अब अनिल देशमुख से लेकर के संजय राउत से लेकर के छगन भुजबल से लेकर के तमाम ऐसी एजेंसियां अपने काम की, माना कि स्थिति परिस्थिति राजनीतिक पटल पे किसी भी परिस्थितियों को, संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। रवि भाई जी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं मिश्रा जी और आदिल भाई, आप ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी या आदरणीय नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। मैं आपका बात का समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल देश डर रहा है उनसे कि ऐसी स्थिति उनको लोक प्रतिनिधि के रूप में देश में किसी राज्य में आने के बाद वो सब कुछ फ्री दे देते हैं, कहीं देश की बदहाली हो जाए, पाकिस्तान न हो जाए, इस बात का डर है। और रही बात आपके अरविंद केजरीवाल, हाँ गुलाब जी, जब फडणवीस जी
अजीत पवार के एंटी होते हैं तो उनको कहते हैं चक्की पी सिंह, सिंचाई घोटाले का नाम आता है। और बाद में जब वो आपके साथ सरकार बना लेते हैं तो सब खत्म, चार्जशीट से उनका नाम ही गायब कर दिया जाता है। तो ये तो दो तरफा स्टैंडर्ड दिखेंगे ना। वही तो हम कह रहे हैं, किस देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पावर है। जो पावर में है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इस बात के संवैधानिक विधा के अनुसार वर्तमान केंद्र सरकार से लेकर के महाराष्ट्र सरकार अपने संविधान पर विश्वास करती है रवि जी, और उनको चार्जशीट से गायब नहीं किया गया। उनको बिल्कुल उन हालात, उन परिस्थितियों में ये जरूर कहा गया कि चक्की पी सिंह। हाँ। राजनीतिक पटल पर कभी भी किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मैंने स्पष्ट तरीके से आपको कहा। मैं जानना चाहता हूं, इनके महागठबंधन में जो इन लोगों से इस वक्त आलिंगन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये पटना से लेकर के बेंगलोर से लेकर के मुंबई से लेकर के दिल्ली तक पहुंच करके, क्या इनके बीच में क्या ऐसे हालात नहीं थे जो आज साथ बैठ करके आज इस सिटिंग शेयरिंग की बात कर रहे हैं, किसी नेता की बात कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब संवैधानिक विधि के अनुसार वर्तमान केंद्र सरकार से लेकर के महाराष्ट्र में बात करना चाहूंगा। तो ये सारा खेल जो है ये राजनीतिक खेल है क्या? यही माने। सौरभ जी जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कुछ कर रहे थे, बोलिए सौरभ जी। मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था। हाँ। मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। कल जहां पे ईडी अधिकारी के ऊपर बंगाल में हमला हुआ, हाँ। आज उसी नाजोट पुलिस स्टेशन में उन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ बंगाल पुलिस के तरफ से। तो आप बताइए, ये देश में ये कौन सी सरकार चल रही है, कौन सी कानून चल रहा है? मैं बस यही आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया, आप इसका पुष्टि कर लीजिए। ठीक है। मैं चित्रंजन गगन जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन जी क्या माने, क्योंकि हमने देखा है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब, उनका नाम भी सामने आ रहा है, तो उनको भी बार बार बुलाया जा रहा है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, कहीं कुछ घोटाला हुआ, ये मान लें कि इस देश का राजनीतिक सिस्टम ऐसा हुआ था कि राजनीतिक पार्टियों ने सोचा था हम सत्ता में आएंगे, हम कुछ भी गलत करेंगे, 5 साल आप रहिए, 5 साल हम रहिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब कार्रवाई ये हो रही है, चाहे एक तरफा ही हो रही है, लेकिन गलत के खिलाफ हो रही है क्या? नहीं रवि जी, जो कार्रवाई हो रही है इसका नेचर देखिए। संविधान की दुहाई दिया जाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि जब से ही एनडीए की सरकार या मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसके बाद जो भी कार्रवाइयां हो रही है, केवल जो है सो विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को की छवि धूमिल करने के लिए, ट्रायल नहीं होता है। अब जैसे आपने सवाल उठाया लैंड फॉर जॉब का, तो यह मामला काफी पुराना मामला है, और उसको जो है सो जिसको क्लोज कर दिया गया था, उसको जो है सो 2015 में जब बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, राजद और जनता दल एक साथ आया, उसके बाद यह जो है कार्रवाई शुरू हो गई। फिर जब 17 में एनडीए की सरकार बन गई, वह जो है सो बंद बस्ते में रख दिया गया। फिर जब 2022 में सरकार बनी, फिर वह शुरू हो गया। तो यह जो है सो ट्रायल से मतलब नहीं है, चूंकि जानती है, एजेंसी भी जानती है कि ट्रायल में कुछ मिलेगा नहीं। अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ में एक किसी ने बोल दिया और उसके खिलाफ मामला भड़काया जाने लगा। चुनाव में उसका जो है सो लाभ उठाने का प्रयास किया गया, लाभ भी कुछ हो सकता है मिला हो। तो यह जो है सो केवल एक पॉलिटिकल हथकंडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कब का मामला, और उसको ट्रायल में भेजिए नहीं, चार्जशीट कीजिए नहीं, अगर चार्जशीट कर दिए तो फिर पूरक चार्जशीट कीजिए। और केवल इसमें पूछने के नाम पर, अब देखिए परसेप्शन क्या बन जाता है, अगर किसी को नोटिस जाती है तो होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। तो एक पब्लिक इमेज कैसे प्रभावित हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप एक जो सवाल जो कर रहे थे कि सत्ता में हर सत्ता में जो भी होता है इसका दुरुपयोग करती है, लेकिन यूपीए की सरकार थी तो उस समय तो अपने मंत्रियों के खिलाफ में, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ में जांच हुई। लेकिन इसमें बता दीजिए कि जो मोदी जी की सरकार है, ये 10 वर्षों में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? कई मामले आए, लेकिन उसमें किस पर सुनवाई हुई, किस पर कार्रवाई हुई? और दुहाई दिया जाता है बार बार न्यायालय का। तो जो इस ढंग का जो ईडी में जो संशोधन करके जो कानून बनाया गया है, अब इस ढंग का यह कानून बन गया है कि आप निर्दोष होने के बावजूद भी न्यायालय के साथ मजबूरी है, वह आपको जमानत नहीं दे सकती है, आपको रिहा नहीं कर सकती है, आपको जेल में सरना होगा, जाना होगा, और ट्रायल होगा नहीं।
तब तक जो है उनका काम निकल जाएगा। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ताबड़तोड़ नोटिस जारी हो रहा है। साहब कितना दिन तक यह चलेगा मामला? अभी जो चितरंजन जी, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई हम विपक्षी नेता हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बदले की कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अब देश की एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई तो करेंगी, जहां उन्हें घोटाला नजर आएगा, जहां उन्हें गलत नजर आएगा, वो कार्रवाई तो करेंगी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर गलत किया है, वो कार्रवाई एक तरफा ही हो रही है। अगर कुछ गलत हुआ है फिर तो वो कार्रवाई बनती है, वो एक्शन तो बनता है। नहीं, मैं बता रहा हूं जो अभी पश्चिम बंगाल में ही जो कल छापेमारी हुई, यह कब का मामला है? अब उसका क्यों नहीं ट्रायल क्यों नहीं शुरू करवाते हैं, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते हैं? तो केवल केस को जिंदा रख के आप रखे हुए हैं फाइल, और जब आपको पॉलिटिकल लाभ लेना पड़ता है, पॉलिटिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, उस फाइल को आप खोल देते हैं। तो यह इससे भी बड़ा राजीव जी ने बड़ा बेबाकी से विश्लेषण किया है। ठीक है, तो लोग देख रहे हैं। मैंने कहा कि ये लैंड फॉर जॉब का मामला इतना दिन से चल रहा है, आप फिर जैसे नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। साहब आपके पास प्रमाण अगर है, साक्ष्य है, तो आप क्यों नहीं मैं जवाब देता हूं। सौरभ में ले जाते हैं? सौरभ जी, ये एक पॉइंट ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, होनी भी चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी नेता से हो, हालांकि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब ये कार्रवाई होती है तो इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनता है, और पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है तो उससे चुनाव में फायदा होता है। लेकिन जिस मकसद से ये कार्रवाई हुई थी उसमें कितने लोगों को सजा मिली, कितने घोटाले साबित हुए? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, 2G घोटाला। 2G घोटाले में इस देश में आपको पता है कि कैसे सरकारें पलटी और क्या हुआ, लेकिन आखिर में देश की अदालत ने क्या कहा? कोई घोटाला नहीं, कोई आरोपी नहीं। तो सौरभ जी, क्या सिर्फ कार्रवाई होंगी, कन्विक्शन भी होगा ना, सजा भी मिलेगी ना? अभी शराब घोटाला या दूसरे मामले हैं, 1 साल से ज्यादा मामले शुरू होंगे, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए, कोई दोषी पाया नहीं गया, बस पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है, करप्टेड है, करप्शन है। तो यह भी तो सोचना होगा, चाहे वो देश की अदालतें हो, केंद्रीय एजेंसी हो, रफ्तार बहुत धीमी है। देखिए, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होता है तो पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं जो आपको इंटरप्ट करके बीच में अभी बोला था कि बंगाल का काल का जो घटना था, ईडी अधिकारी के ऊपर हमला हुआ था, आज उसी पुलिस स्टेशन में उसी अधिकारी के खिलाफ बंगाल पुलिस के तरफ से मामला दर्ज किया गया। तो अगर ऐसे माहौल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसे इनकॉर्पोरेशन नहीं रहेगा, तो आपको कैसे मामला को जल्दी खत्म कर पाएंगे? हमने बंगाल में देखा है, मुख्यमंत्री आरोपी को बचाने के लिए धरने में बैठ जाता है, कभी पूरा घेराव कर लिया जाता है ईडी के ऑफिस, सीबीआई के ऑफिस, कभी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ऐसे डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर जो है, उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, और स्टेट का यह जिम्मेदारी होता है कि ये सुरक्षा वो करे। लेकिन नहीं, ठीक है सौरभ जी, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं, कल जो हुआ है ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। कल जिस तरह से हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं ये संवैधानिक संकट है, जो अधिकारी आए वो अपना काम करने आए, उनके तोड़फोड़ हुई है, हमला हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो आप शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, इनका एग्जांपल भी तो दे सकते हैं ना। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, शुभेंदु अधिकारी समेत कई लोग रिश्वत लेते हुए एक साथ कैमरे पे नजर आए थे। लेकिन बाद में जब 21 में शुभेंदु अधिकारी इधर आ जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। मुकुल राय, उनका नाम भी सामने आया था, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो चार्जशीट से उनका भी नाम गायब हो जाता है। ये जो एक तरफा कार्रवाई, जो एजेंसी है, एजेंसी कार्रवाई कर रही है, रफ्तार से कार्रवाई कर रही है, लेकिन किन नेताओं के खिलाफ कर रही है? और जब वो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये सब कार्रवाइयां बंद क्यों हो जाती हैं? चार्जशीट से नाम गायब क्यों हो जाते हैं? इसको लेकर तो सवाल उठाया जाएगा ना। मुकुल राय भ्रष्ट है, ये तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री और सर्वोच्च नेत्री ममता बनर्जी जब भाजपा में थे हर मीटिंग से चिल्ला के बोले हैं, फिर उसको वापस क्यों ले लिया है? तृणमूल का एक लीडर राजीव बंदोपाध्याय, एक्स मिनिस्टर, जब भाजपा में आए थे तो हर मीटिंग से अभिषेक बनर्जी बोलते थे कि उसके खिलाफ, वो जो वन मंत्री थे, उसका घोटाला का जांच किया जाएगा। आज उसके साथ वो क्यों स्टेज शेयर कर रहे हैं फिर टीएमसी में वापस जाके? और जहां तक रहा शुभेंदु अधिकारी जी के बात, शुभेंदु अधिकारी जी ने इसका पुष्टि किया है
कि ये जो है ये जो नारदा वाले जो स्टिंग ऑपरेशन है ये फैब्रिकेटेड था, इसको फंसाया गया था और इसके खिलाफ उसने कोर्ट में किया है। मैटर इज अंडर सब जुडिस, तो उसका फैसला होने दीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, भाजपा में बाहर से कोई भी आए, अगर वो दोषी बरकरार रहेगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं ठीक है खान साहब की तरफ, लेट द एजेंसी डिसाइड। ठीक है, खान साहब की तरफ रुक कर रहा हूं। खान साहब, जिस तरह से सौरभ जी भी कह रहे हैं, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोध के चलते सब ये हो रहा है, लेकिन इस देश की अदालतों पे तो भरोसा होगा ना। केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आपको भरोसा नहीं रहा है, सरकार पे भरोसा नहीं रहा है, वहां भी तो आप लोग जाते हैं, जमानत नहीं मिल रही है, तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है? अभी तो ये मामला है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। देखिए गुलाब भाई, देखिए रवि भाई, सबसे पहले तो जो गुलाब भाई ने कहा अभी, उस पर मेरी घोर आपत्ति है। उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों को पाकिस्तानी बता दिया जिनको मोदी जी मुफ्त में अनाज देते हैं, तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इस तरीके से ये एनडीए के घटक दल हैं, इनको मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, देखिए मैं तो सिर्फ भाजपा से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि भैया आप लोग मोदी जी पर और अमित शाह पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर करते हैं तो मोदी जी ने तो अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया था, तो आज जेल की जगह महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कैसे है? अगर आप अमित शाह जी पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने ही तो हेमंत बिस्व शर्मा को चक्की पिसवा रहे थे, जेल भेज रहे थे, उनके खिलाफ वाटर स्कैम की बुकलेट बांट रहे थे, आज वो असम के मुख्यमंत्री कैसे हैं? इस दो सवाल का जवाब दे दीजिए। और तो और अभी हमने सबने देखा, हाल में ही देखा कि जिस छगन भुजबल के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर उसको जेल भेज रही थी, उसकी फाइल ईडी ने कोर्ट में कहा कि साहब फाइल गायब हो गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाकी नाम सारे आपने बताए हैं। जहां तक बात आपने कहा कि गिरफ्तारी की बात, अदालतों की बात मैं कर रहा था, अदालतों में जाके ये मामले फिर फंस जा रहे हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया का मामला ले लें, उनको जमानत नहीं मिली। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि एक पीएमएलए केस ऐसा है जिसमें 2019 में मोदी जी ने संशोधन किया, वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस केस के अंदर जब तक अक्यूज खुद को नहीं, जो अक्यूज्ड है वो खुद को नहीं निर्दोष साबित कर देता, तब तक मैं जवाब लेता हूं। लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए हैं। गुलाब जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं नीरज से लूंगा 20 सेकंड। जी जी, आदिल भाई, जिस ढंग से आपको आपत्ति हुई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपने जो अपनी सद्भावना रखी, अरे नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे विश्व के पटल पर देश के किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आपने अरे सुनना तो सीखो कि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को आपको शर्म नहीं आती? खान साहब एक एक करके, आपका ज्यादा चिल्लाना हम लोगों को पता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने काउंटर किया तो जवाब लीजिए आप। हाँ, जल्दी, समय कम है। तो नरेंद्र मोदी जी की आज खाली राष्ट्र की सीमाएं नहीं है, राष्ट्र की सीमाओं को लांघ करके विश्व के पटल पर वो नेता माने गए हैं। हाँ। अरे पाकिस्तान तो छोड़िए, विश्व के किसी भी अगर कंट्री पे किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आई है, दवाओं से लेकर के दुआ से लेकर अनाज तक उन्होंने देने का काम किया है, सर्वविदित है। रही बात केजरीवाल की बात की, जब केजरीवाल अगर 30 साफ पाक है तो इस केंद्रीय एजेंसियों के बुलाने पर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये साबित हो रहा है, देश जान रहा है इस चीज के लिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोरी है। अगर वो गलत नहीं है तो चाहे एजेंसियों के सामना करें, फेस करें। ठीक है, अब कहां तक उनको बचा पाओगे? चिल्ला के कहां तक बचा पाओगे? ठीक है नीरज, ठीक है नीरज मिश्रा, लास्ट के 20 सेकंड आपको दूंगा, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए रवि भाई, हम लोगों का ये मानना है कि देश में जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनकी साख पर जो सवाल उठे हैं, उसको आज जवाब ढूंढना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और उसका जवाब तभी मिल पाएगा जब वो दोहरे मापदंड जो भाजपा के प्रवक्ता ने अभी आपके चैनल पर लिया कि शुभेंदु अधिकारी के मामले में तो उनको कहा गया कि फैब्रिकेटेड है, और विपक्ष के नेताओं के मामले में सीधा सीधा उनको भ्रष्टाचारी कह दिया गया। तो ये दोहरे मापदंड जब तक एजेंसियां नहीं छोड़ेंगी और साथ साथ हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो नोटिस जाने पर किसी को भ्रष्टाचारी और चोर बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मापदंड तय नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम इस चर्चा को विराम देते हैं। बहरहाल ये देश की जनता को तय करना है। हालांकि नैरेटिव क्या बनता है, मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन है। क्या ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, या फिर ये देश
जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, उसके हिसाब से चलता है। वो अपने हिसाब से देश के कानूनों को तोड़ मरोड़ लेती है। यह आपको तय करना है और यह तब तय कर पाएंगे जब आप जागरूक हैं और संविधान की समझ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।